अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कशन कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स की। तो आज हमने डिस्कस करना है आयनाइजेशन एनर्जी को। हम देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड के अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी में किस तरह से चेंज आता है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड डेवलप होगा। जी स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, तो डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जहां तक बात है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम कहते हैं कि ये वो कम से कम एनर्जी है कि जो किसी एक एटम के आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of the gaseous atom। ठीक है, यानी किसी एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी दरकार होती है, इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव दिस एटम जिसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला ऑर्बिटल, ये इसका लेट्स सपोज दूसरा ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हम ये बात कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इट विल हैव नेगेटिव चार्ज and this center point is nucleus which is यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है that is surrounding around the nucleus, ठीक है, it will have negative charge। और ये जो सेंटर पॉइंट हमारे पास है इस एटम का जो कि न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन की फोर्स को कैरी करते हैं, रखते हैं। ठीक है, हम अगर चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर ले जाएं, तो हमें वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसे ब्रेक करना पड़ेगा। और जब भी आपको अट्रैक्शन की फोर्स को ब्रेक करना हो तो यू ऑलवेज नीड सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये दो मैग्नेट्स हैं। अब हम जानते हैं कि मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इनकी दरमियान आपस में जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसे तोड़ दें, ठीक है, तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ना, एनर्जी होगी तो मैं इनको एक दूसरे से दूर करूंगा, और जब मैं दूर करूंगा तभी तो अट्रैक्शन की फोर्स ब्रेक होगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालने के लिए, इस ऑर्बिटल से निकालने के लिए, और इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है विद न्यूक्लियस, इसको ब्रेक करने के लिए वी नीड सम एनर्जी। हमें कम से कम थोड़ी बहुत एनर्जी जितनी भी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कम से कम एनर्जी दरकार है, इसको हम कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जब भी इलेक्ट्रॉन को आप किसी एक एटम में से निकालते हैं, तो वो एटम जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नाउ इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इट विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सो वो कम से कम एनर्जी के जो रिक्वायर है किसी एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल आप देखें, सोडियम की हम बात कर लेते हैं। सोडियम जो है वो आसानी से अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको निकालने के लिए जो हमें कम से कम एनर्जी दरकार है, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे, और ये प्लस 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। 96 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। ठीक हो गया, 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ये कहलाता है भी, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। दैट मच अमाउंट वी नीड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एटम। ठीक है, कि इसको हम पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट कर लें। ठीक है, होपफुली आपको डेफिनेशन जो है वो समझ आ चुकी होगी, ये क्लियर हो चुका होगा। इसके लिए हम एक और चीज भी कर सकते हैं। तो देखें जनाब, आप इस पर देख भी रहे हैं
कि हम गैमा रे या कोई भी एनर्जी या कोई भी रेडिएशन जो है जो कि हाईली एनर्जेटिक है उसको फॉल करते हैं किसी एक एटम के ऊपर, तो उसके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद चूंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो आखिरी शेल को छोड़ देता है, रिमूव कर देता है अपने आप को, ठीक है। और इस तरीके से कलेक्टिवली वो जो एटम था वो न्यूट्रल था, अब वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जो कम से कम एनर्जी दरकार है इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन इस वक्त मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई थी, ठीक है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द ट्रेंड। अच्छा, जहां तक ट्रेंड की बात है तो अगर हमें देखना हो कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप या अलोंग द पीरियड, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि हम देखें कि जो आप कह लें कि आयनाइजेशन एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स पहले राइट कर लेते हैं, फिर हम ट्रेंड की तरफ चलेंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो पहला फैक्टर जिसपे कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। दूसरा पॉइंट जिसपे कि ये डिपेंड करती है वो शील्डिंग इफेक्ट है। तीसरा जो इफेक्ट है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिपेंड करती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, उस एग्जांपल से हम बल्कि एग्जांपल का ट्रेंड राइट कर देते हैं, उसके बाद हम फिर वो वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है हमारे पास? हम कहते हैं कि अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड किस तरह से ये वेरी करेगा, ठीक है। हम कहते हैं भाई अलोंग द ग्रुप, along the group the ionization energy decrease. The ionization energy decrease. ठीक हो गया। और इसी तरीके से सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? पीरियड का, और वो क्या होता है जी? along the period the ionization energy increase. ठीक है। अब इसको हमें फोकस करना है, इसको हमें देखना है, ठीक है। देखो अलोंग द ग्रुप की बात कर लेते हैं। अलोंग द ग्रुप में हम एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनकी बात करें तो इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 शेल है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस, तो आखिरी शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ऐसे ही है ना, अगर आप डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस की और आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। और जब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो फिर क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें कमी आती है, ठीक है। और जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना, रिमूव करना, निकालना इट विल बी क्वाइट इजियर। इसलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है डाउन द ग्रुप, हम कहते हैं कि ये कम होती है। पहला पॉइंट, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करोगे जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल और के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे हम। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। शील्डिंग इफेक्ट की जहां तक बात है, शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल वही पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जब आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे यानी कि साइज बढ़ेगा। साइज के बढ़ने से क्या होगा, हमने ये बात पढ़ी थी, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाती है, एक्सपेक्टेड से भी कम हो जाती है, क्योंकि ये दरमियान में मौजूद ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन जो है दे विल क्रिएट शील्ड और हिंड्रेंस, ठीक है। इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप हमने कहा था कि इंक्रीज करता है। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन कम होगी तो भी हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आएगी। डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे जरा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3,
बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इस तरीके से कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड अप टू सॉन, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स मैंने राइट किए हैं, ठीक है, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यानी इनके अंदर, तमाम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि 2 होंगे। इन सब के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या शेल्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहेंगे, हमने कल भी बात की थी, यानी कि लास्ट टाइम लेक्चर में बात की थी कि जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो जाए तो फिर जो शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ काउंट होने वाला नहीं है। जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट हो जाएंगे तो उससे फिर क्या होगा, उससे ये होगा कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर, एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस पे जो आपके पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ती है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जब पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स करीब आएंगे न्यूक्लियस के, यानी कि एटॉमिक साइज श्रिंक होगा, यानी एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। तो इस तरफ को जाते हुए आप देखेंगे कि बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो आपका एटॉमिक साइज है वो श्रिंक कर रहा है, वो छोटा हो रहा है। जो एटॉमिक साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस की ग्रिप ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और फिर वहां हम कहते हैं डिफिकल्टी डेवलप होगी कि इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। ये क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, ठीक हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज इंक्रीज अलोंग द पीरियड जस्ट बिकॉज के जब नंबर ऑफ आप प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस बढ़ाते हैं तो न्यूक्लियस ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ेगी तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एटॉमिक साइज श्रिंक करेगा, और एटॉमिक साइज श्रिंक करेगा तो फिर क्या होगा कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो होपफुली आपको ये तमाम पॉइंट समझ आए होंगे। इसको समझने के लिए एक और पॉइंट भी है, एक और चीज भी है, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। गौर कीजिएगा, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि अलोंग द पीरियड अगर आप देखें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो फिर क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि वी नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन, और उसको रिमूव करवाया जाए, तो एनर्जी ज्यादा दरकार होती है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगी तो उससे क्या होगा कि इट विल बी वेरी इजियर फॉर अस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ठीक है जी। होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।